नमस्कार दोस्तों। स्कोर बूस्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस सेशन में हम लोग स्टैटिक जीके जीएस का रिवीजन करते हैं। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाता है। करीब 35 से 45 मिनट का टाइम लगता है। उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा रिवीजन हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने क्लास को। इम्पोर्टेंट डे 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत आए थे ऑन द एडवाइस ऑफ हिज पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को विश्व का वर्ल्ड फर्स्ट हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया था नागपुर में। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। 12 जनवरी को बर्थडे है स्वामी विवेकानंद का, जिन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1893 में इन्होंने शिकागो में, जो कि अमेरिका में है, वहाँ का जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑन रिलीजियन उसको संबोधित किया था। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को, क्योंकि कैंप जो करियप्पा साहब थे, उन्होंने एज अ फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ बने थे 1948 में। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस। 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे, नेशनल टूरिज्म डे। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, इंटरनेशनल कस्टम डे। रिपब्लिक डे इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है इफेक्ट में आया था। और 30 जनवरी को शहीद दिवस। इसी दिन 1948 में गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी। और जनवरी मंथ के लास्ट संडे को वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे। 2 फरवरी 1971 को रामसार, जो कि ईरान में एक प्लेस है, वहाँ पे रामसार कन्वेंशन साइन हुआ था, ताकि वर्ल्ड में जितनी भी वेटलैंड साइट हैं जो इंटरनेशनली रूप से इम्पोर्टेंस हैं, उनका कंजर्वेशन किया जा सके। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। 11 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस। महिलाओं में STEM साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए 11 फरवरी को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे। 20 फरवरी वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 24 फरवरी सेंट्रल एक्साइज डे। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे, क्योंकि ये मनाया जाता है क्योंकि रमन इफेक्ट जो डिस्कवर हुआ था बाई CV रमन, उसके सम्मान में ये मनाया जाता है। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे। 15 मार्च कंज्यूमर राइट्स डे। 18 मार्च वर्ल्ड स्लीप डे, ताकि लोगों को बताया जा सके कि स्लीप का भी इम्पोर्टेंस है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि केवल काम ही करना है, सोना भी है, तो क्योंकि हेल्थ अगर है, हेल्थ इज अ वेल्थ। 20 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, वर्ल्ड स्पैरो डे। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वर्ल्ड पोएट्री डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ये तीनों चीज़ें 21 मार्च को सेलिब्रेट की जाती है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे और शहीद दिवस, क्योंकि 23 मार्च और 1931 का वो दिन है। ये आज 23 मार्च है ना, आज ही का वो दिन है 1931 में, जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी को फांसी दी गई थी। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे। 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म एक न्यूरो डिसऑर्डर है, जिसमें बेसिकली जो पर्सन होता है जो ऑटिज्म से ग्रसित होता है, वो बेसिकली इंट्रोवर्ट नेचर का होता है, वो समाज से बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता है। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे। 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे। 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। और जो कॉपीराइट एक्ट है ये 1957 का है। इंग्लिश लैंग्वेज डे ये भी सेलिब्रेट किया जाता है 23 अप्रैल को। वर्ल्ड एनिमल डे, नेशनल पंचायती राज दिवस, ये 24 अप्रैल को किया जाता है, क्योंकि जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है ये कब हुआ था 1992 में, और ये जो इफेक्ट में आया था 24 अप्रैल 1993 को आया था इफेक्ट में।
इसीलिए यहाँ पे पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे, 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, 29 अप्रैल इंटरनेशनल डांस डे। कब आपको डांस करना है? 29 अप्रैल को पूरा विश्व डांस करता है। 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे, सेकेंड संडे जो होता है मई मंथ का, वहाँ उसमें मदर डे सेलिब्रेट किया जाता है। 4 मई कोल माइनर्स डे, जो लोग कोल माइंस में काम करते हैं उनके सम्मान में 4 मई को कोल माइनर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे एंड इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 मई को। 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली, ताकि इम्पोर्टेंस बताई जा सके लोगों को, क्योंकि आज जो सोसाइटी है वहाँ पे न्यूक्लियस फैमिली का कल्चर प्रमोट हो रहा है। तो जॉइंट फैमिली के कल्चर को प्रमोट करने के लिए, उसके इम्पोर्टेंस को बताने के लिए 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ दी फैमिली सेलिब्रेट किया जाता है। 17 मई वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, 21 मई एंटी टेररिज्म डे, 22 मई इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड 31 मई वर्ल्ड नो टोबैको डे। टोबैको को भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया था? पोर्तुगीज ने। 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 8 जून वर्ल्ड ओशियन डे, 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। अगर आप आर्टिकल 24 पढ़ेंगे, जो कि पार्ट 3 में मेंशन है, पार्ट 3 हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। इसमें जो भी 14 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं उनको हजारस प्लेस में काम करवाना इंडस्ट्रियल प्लेस में मना है। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, जो बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार होता है उस व्यवहार को न किया जाए उसके लिए 15 जून सेलिब्रेट किया जाता है उनके सम्मान में। 17 जून वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, 20 जून वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, वर्ल्ड म्यूजिक डे, 23 जून इंटरनेशनल ओलंपिक डे, 26 जून इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। अब जो देखिए, अब संविधान का जो आर्टिकल आप 23 पढ़ेंगे तो 23 में क्या मेंशन है कि जो फोर्स लेबर और ट्रैफिकिंग ह्यूमन में कराया जाएगा वो इलीगल है और पनिशेबल एक ऑफेंस है। ये संविधान के आर्टिकल 23 में मेंशन है। और 29 जून को आपका मनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ये कुछ इंपॉर्टेंट जून तक के कुछ इंपॉर्टेंट डे थे। इसी प्रकार हम अभी दिसंबर तक कर लेंगे और फिर हम उसको बार बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो वहाँ पे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। पहले तो ऐसे पूछता था कि पंचायती राज दिवस सेलिब्रेटेड ऑन, ऑप्शन देता था ABCD करके ऑप्शन देता था। लेकिन अब क्या कर रहा है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मैच दी फॉलोइंग। अगर आप पीसीएस का पुराना प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो उसमें इस प्रकार आ रहा है, उसमें ABC में 4 दे देगा और उसको बोलेगा आप मैच करिए। तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट ईयर 2024 के प्री में, नहीं 25 के प्री में शायद, मुझे जहाँ तक याद है 3 क्वेश्चन इससे आए थे नेशनल ये डे से। तो इसलिए ये टॉपिक को हम छोड़ नहीं सकते। नेशनल पार्क उड़ीसा में भितरकनिका, यहाँ पे जो है भितरकनिका नेशनल पार्क जो कि क्रोकोडाइल्स के लिए फेमस है, एंड सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में आपको दुधवा देखने को मिलेगा जो कि तराई इकोसिस्टम है। तेलंगाना कासु ब्रह्म नंदन रेड्डी, मुरुगवानी एंड महावीर हरिना वनस्थली, ये तीनों नेशनल पार्क स्थित है तेलंगाना में। आप मैप के सहारे इस चीज़ों को याद करने की कोशिश करिए। उत्तराखंड में आपको मिलेगा जिम कार्बेट जो कि इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है, वैली ऑफ फ्लावर भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, गंगोत्री एंड गोविंद नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। लद्दाख इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा हेमिश नेशनल पार्क जो कि इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। सिक्किम में आपको यहाँ पे कंचनजंगा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ नेशनल पार्क हैं और ये टोटल 9 हैं। कान्हा नेशनल पार्क, ये देखिए जो जंगल बुक लिखी गई है, अब आपको बताना है कि किसके द्वारा, इसके जंगल बुक के राइटर कौन हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, यहाँ पे टाइगर की डेंसिटी हाई है। पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा, पन्ना, माधव, संजय, फॉजिल एंड वन विहार, ये आपको नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र में आपको तड़ोबा, संजय गांधी,
चंडोली, गुगामल एंड नवेगांव नेशनल पार्क आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। केरल में आपको 6 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इरविकुलम नेशनल पार्क एंड अनामुडी, माथीकेट्टन, पंबादुम, सोला नेशनल पार्क ये आपको केरल में देखने को मिलेंगे। कर्नाटक में आपको ये कर्नाटक वाले रीजन में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था, यहीं से स्टार्ट हुआ था। नागरहोल, बानेरघट्टा, कुद्रेमुख, अंशी जिसको काली नेशनल पार्क बोलते हैं, कर्नाटक में स्थित है। जम्मू कश्मीर में आपको दाचिंगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क एंड सिटी फॉरेस्ट जिसको सलीम अली नेशनल पार्क बोलते हैं आपको देखने को मिलेगा। दाचिंगम नेशनल पार्क हंगुल डियर के लिए फेमस है। हिमाचल प्रदेश में आपको ग्रेट हिमालय, पिन वैली नेशनल पार्क, खीरगंगा, इंदर किला, सिंबल, बारन नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे। हरियाणा में आपको सुल्तानपुर जो कि एक बर्ड सेंचुरी भी है, बाद में इसको नेशनल पार्क बना दिया गया, और कालेश्वर नेशनल पार्क। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। गिर नेशनल पार्क केवल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे एशियाटिक लायंस आपको देखने को मिलेंगे। ब्लैक बक नेशनल पार्क, वांसदा नेशनल पार्क, मेरिन यानी गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क गुजरात में मिलेगा। गोवा में केवल एक नेशनल पार्क है, मोलेम नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। कांगेर वैली एंड गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और ये गुरु घासीदास आप टाइगर रिजर्व भी पढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश में आपको पापीकोंडा, राजीव गांधी एंड श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। राजस्थान में रणथंभौर जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। सरिस्का, केवला देव बर्ड सेंचुरी है, यूनेस्को में ऐड है। डिजर्ट नेशनल पार्क एंड मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। तमिलनाडु में मुदुमलाई, मुकुर्थी, गुंडी, गल्फ ऑफ मेराइन एंड इंदिरा गांधी जिसको अनामलाई नेशनल पार्क भी बोलते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड में कैंपबेल, गैलेथिया बे, महात्मा गांधी मेरिन जिसको वांडूर नेशनल पार्क भी बोलते हैं। सैडल पीक, माउंट हैरियट, रानी झांसी मेरिन, नॉर्थ मिडल, साउथ बटन आइलैंड ये आपको देखने के मिलेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स थे, और सेम ही सिमिलर नेम ही रहेगा टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के केस में भी। तो अगर आप कोई भी एक आपको पता है कि जैसे गुरु घासीदास है जो कि आपका कहाँ पे स्थित है, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे गुरु घासीदास ये नेशनल पार्क भी हो गया, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी हो गया। तो आपको जरूरी ये नहीं ज़रूरत है, आपको बस पता होना चाहिए लोकेशन। एक साइड जो है टाइगर नेशनल पार्क भी हो सकता है, टाइगर रिजर्व भी हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकता है। इंडिजिनस डॉग्स ब्रीड्स यूज्ड इन इंडियन मिलिट्री, जैसे मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, चिप्पी परई, कोम्बई, राजपलयम, ये कुछ इंडिजिनस डॉग्स ब्रीड है इंडिया के जिनका अभी इंट्रोडक्शन मिलिट्री में किया गया। क्योंकि ये क्या है, हम जैसे अभी हम मिलिट्री में जो यूज करते हैं डॉग, उनको बेसिकली हम इम्पोर्ट करते हैं, तो और हमारा का जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट को बहुत सारे अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हमारी डिपेंडेंसी तो है, साथ ही साथ वो उतना एफिशिएंट नहीं है। तो अगर हम इंडिजिनस डॉग को इंट्रोड्यूस करेंगे अपने मिलिट्री में तो ये काफ़ी यूजफुल रहेंगे, क्योंकि ये जो लोकल क्लाइमेट्स है इंडिया का इसको अडॉप्टेबल है, और इनका यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ पेट्रोलिंग, ट्रैकिंग एंड डिटेक्शन। आपने मूवी में देखा भी होगा। प्लास्टिक नोड्यूल्स, जैसे किसी भी सामान को आप हम बनाते हैं तो रॉ मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कपड़े बन रहे हैं तो इसके लिए कॉटन रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है। उसी प्रकार जो बॉटल्स बन रही है, प्लास्टिक वाली चीज़ें बन रही है ना, उसके लिए हम प्लास्टिक नोड्यूल्स का यूज करते हैं। कुछ इस टाइप का देखिए, चीनी जैसा, शुगर जैसा दिख रहा है, तो ये प्राइमरी रॉ मटेरियल है जिसको माइक्रो प्लास्टिक भी बोल सकते हैं। इसका साइज 1 से 5 mm होता है, और इस जैसे ये कंपोज होता है पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टीरीन, पीवीसी, तो इन्हीं का तो यूज करके ये सब बनाए जाते हैं इनसे प्लास्टिक वाली चीज़ें। लेकिन इससे एक कंसर्न है प्लास्टिक नोड्यूल्स का, क्योंकि ये मेरीन पोल्यूशन करते हैं, और अगर फूड चेन में ये इंटर कर गए तो ये हायर ट्रॉपिक लेवल तक पास हो जाते हैं, और जिससे कि बायोमैग्निफिकेशन होता है, जो हमने पढ़ लिया है ना कि अगर सेम स्पेसिस में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, बायो अकोमुलेशन, और अगर लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, बायोमैग्निफिकेशन।
सोडा वाटर बेसिकली जो वाटर होता है ना उसमें CO2 डिसॉल्व कर दिया जाता है अंडर हाई प्रेशर, तो जिसके कारण कार्बोनिक एसिड बन जाता है H2SO3। और ये स्लाइटली आप देखिए कार्बोनिक एसिड बना तो सोडा वाटर एसिडिक होगा, सिंपल सा रीजन है। और जब प्रेशर रिलीज करेंगे ना तो ये जो गैस CO2 होती है, जब इसको ढक्कन आप कैप खोलेंगे सोडा वाटर का, तो ये जो CO2 डिजॉल्व रहती है, लो प्रेशर हुआ तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ गैस भागती है। फॉरएवर केमिकल्स बेसिकली PFS होता है पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस। ये सिंथेटिक केमिकल्स हैं जो कि आर्टिफिशियली रूप से बनाए गए हैं। इसमें कार्बन और जो फ्लोराइड का बॉन्ड होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और एनवायरनमेंट में ये काफ़ी लंबे टाइम तक परसिस्ट करता है। और जब ये फूड चेन में इंटर कर जाता है तो ये क्या करता है कि जो जैसे पशु हैं, जैसे गाय है, आप देखते होंगे गाय भैंस ये सब क्या है, जब ये सब इसको ईट करते हैं जानवर तो उनकी डेथ तक हो जाती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और ये दो टाइप के होते हैं, एक ट्रेजरी बिल होता है, एक डेटेड सिक्योरिटी जिसको गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म के लिए होता है जिसका ड्यूरेशन 91, 182 डेज, 364 डेज। ये बेसिकली मैच्योरिटी पीरियड है कि 91 डे बाद जो है मैच्योर हो जाएगा ट्रेजरी बिल, 182 डे के बाद, 364 डे के बाद। लेकिन जो डेटेड सिक्योरिटीज़ होती हैं जिसको गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोला जा रहा है, ये लॉन्ग टर्म होती हैं। इनकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है 5 से लेकर 40 साल तक हो सकती है और इनके ऊपर जो है फिक्स्ड अमाउंट का इंटरेस्ट दिया जाएगा। आप गवर्नमेंट का बॉन्ड क्यों खरीदेंगे, आपको प्रॉफिट होगा तभी तो आप खरीदेंगे ना। तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है बॉन्ड पे जो कि एक फिक्स रेट इंटरेस्ट रेट होता है। अब देखिए RBI इशू करेगा, लेकिन RBI ई कुबेर एक पोर्टल होता है, आप गूगल पे सर्च करेंगे ई कुबेर पोर्टल, तो वहाँ पे देखेंगे जो भी गवर्नमेंट्स के बॉन्ड होते हैं ना, ट्रेजरी बिल, ये सब इशू किए जाते हैं। और ई कुबेर जैसे देखिए कोई भी अगर कंपनी मार्केट से पैसा उठाना है तो वो पहले IPO लॉन्च करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसके बाद जब IPO लॉन्च होता है फिर वो सेकेंडरी मार्केट में आता है जहाँ पे वो ट्रेड होता है, हम और आप खरीदते हैं। हम भी, हालांकि हम लोग भी IPO खरीद सकते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी इंडिविजुअल भी खरीद सकता है, हम और आप। तो देखिए ये जो ई कुबेर पोर्टल है ये प्राइमरी मार्केट की तरह काम करता है। यहाँ पे इन्वेस्टर बैंक हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती हैं जो कि म्यूचुअल फंड मैनेज करती हैं, वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं। रिटेल इन्वेस्टर हम और आप भी कर सकते हैं। अब ये देखिए मान लीजिए मैंने खरीद लिया, ठीक है, इस IPO जो कि यहाँ पे इशू हुआ है ई कुबेर पोर्टल पे गवर्नमेंट बॉन्ड, उसको हमने खरीद लिया। अब इसको मुझे ट्रेड करना है तो ये NDSOM पोर्टल है जिसको बोलते हैं निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। इस पोर्टल पे फिर मैं जाके अपना जो मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा है उसकी मैं ट्रेडिंग करूँगा। अगर उसके प्राइस बढ़े तो मैंने किसी को बेच दिया, ये सब फिर होने लगता है। कॉलोनियलिज्म वर्सेस न्यू कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म तो हम बेसिकली समझ सकते हैं, जैसे ब्रिटिश ने इंडिया पे क्या किया था, राज किया था, एक्सप्लॉयटेशन किया था हमारे रिसोर्सेज का डायरेक्टली। तो जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री का डायरेक्टली जो है उसके टेरिटरी को कब्जा ले और वहाँ के रिसोर्सेज का जो है एक्सप्लॉयटेशन करे तो उसको बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। और जब यही चीज़ इनडायरेक्टली किया जाए बाय थ्रेट, धमकी, जैसे डायरेक्टली टेरिटरी को कंट्रोल ना करके इनडायरेक्टली किया जाए, जैसे टैरिफ लगा के, डरा धमका के, तो उस केस को बोलते हैं न्यू कॉलोनियलिज्म। जैसे चाइना डेट ट्रैप डिप्लोमेसी पॉलिसी फॉलो करता है चाइना। बेसिकली जो गरीब कंट्री है उनको पैसे दे दो, फिर वो पैसे तो वापस कर नहीं पाएंगे, फिर आप क्या करोगे, जब पैसे आप नहीं दे पाओगे किसी कंट्री का तो आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। तो ये हो गया न्यू कॉलोनियलिज्म। और इस केस में इकोनॉमिक प्रेशर बनाया जाता है, ट्रेड डिपेंडेंसी कर दी जाती है, लोन दिए जाते हैं, कल्चरल डोमिनेंस, डिफरेंट टाइप्स के हथियार यूज किए जाते हैं किसी कंट्री को इन्फ्लुएंस करने के लिए, वहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। शेर शाह सूरी, ये 1540 से 1545 के बीच का इनका टेन्योर है। इन्होंने जो सूरी डायनेस्टी थी उसकी स्थापना की थी। इन्होंने हुमायूं को डिफीट किया था बैटल ऑफ चौसा 1539 में और बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में। और शेर शाह सूरी के कुछ रिफॉर्म्स हैं, जैसे करेंसी रिफॉर्म। तो शेर शाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया था रुपया, जो कि एक सिल्वर कॉइन था।
और जो कॉइनेज सिस्टम था ना उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया था, मतलब उसका स्टैंडर्ड एक फिक्स हो गया था। रिवेन्यू रिफॉर्म किए थे, पट्टा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि जो फार्मर हैं उनको लैंड डॉक्यूमेंट्स दिए गए ताकि उनकी जो लीगैलिटी है बनी रहे, कोई कभी भी उनसे न छीन पाए। जैसे आज नहीं होता कि अगर आपके कोई लैंड है तो वहाँ पे आपके पास उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। काबूलियत काबूलियत एक अग्रीमेंट होता था बिटवीन द फार्मर एंड स्टेट, कि फार्मर अग्रीमेंट हो जाता था, अग्री होता था कि मैं इतना परसेंट जो है रिवेन्यू पेमेंट करूँगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित में इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, सराय इस्टेब्लिश किए, जो डिफरेंट जो रोड्स थी रोड्स के किनारे सराय किए ताकि जो लोग ट्रैवलर्स हैं वो बेसिकली वहाँ पे रेस्ट कर सके। पोस्टल सिस्टम को इम्प्रूव किया। लेकिन 1545 में शेरशाह सूरी की डेथ हो गई क्योंकि जो कालिंजर फोर्ट है उत्तर प्रदेश में वहाँ पे एक एक्सप्लोजन हो गया था, कुछ बारूद के सामान रखे थे तो उसमें एक्सप्लोजन हो गया, उस जिसके कारण शेरशाह सूरी की डेथ हो गई। सोयाबीन, जो कि आप लोग बेसिकली सुनते भी हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोटीन का सोर्स है नेचुरल, तो इसका साइंटिफिक नेम ग्लाइसिन मैक्स है। ये एक लेगुमिनस क्रॉप है और आप जानते होंगे, आपने बचपन से पढ़ रखा होगा कि जो लेगुमिनस क्रॉप होते हैं उसके रूट्स में जो होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये बेसिकली नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जिससे जो सॉइल है सॉइल में फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन जब सॉइल में डिसॉल्व होगा तो क्या होगा, फर्टिलिटी बढ़ेगी। क्योंकि जो हम यूरिया डालते हैं, अगर आपने पढ़ रखा होगा CO या NH2 टॉयज, ये इसमें क्या होता है, NPK होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। अब नाइट्रोजन ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा सॉइल में जब इंट्रोड्यूस कर देंगे तो फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। ये एक खरीफ क्रॉप है जो बेसिकली जून से जुलाई वाले सीजन में उगाया जाता है। ऑयल सीड्स क्रॉप है, इससे ऑयल भी प्राप्त होता है, सोयाबीन का ऑयल भी आप मार्केट में परचेस कर सकते हैं, करते भी होंगे। एक रिच प्रोटीन सोर्स है, नेचुरल रिच प्रोटीन सोर्स। इसका ओरिजिन बेसिकली ये बिलीव किया जाता है कि जो ईस्टर्न एशिया है बेसिकली चाइना वाला रीजन, वहाँ इसका ओरिजिन माना जाता है। अगर हम ग्लोबल प्रोडक्शन देखें तो ब्राज़ील इसका जो है हाईएस्ट प्रोड्यूसर है और इंडिया का रैंक इसमें 5th है। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है मध्य प्रदेश है, आफ्टर पहले मध्य प्रदेश प्रोड्यूस करता है हाईएस्ट, उसके बाद महाराष्ट्र। अब ब्राज़ील सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है और चाइना इस केस में क्या है देखिए लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, जबकि चाइना रैंक कितना कर रहा है, 4th। पद्म अवार्ड्स, ये पद्मा अवार्ड्स 1954 में इस्टेब्लिश हुए और इसको जो है हर साल दिया जाता है और इसका जो डिक्लेरेशन है कि किस व्यक्ति को दिया जाएगा, ये रिपब्लिक डे जो कि 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन बेसिकली अनाउंस किया जाता है। ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर, अगर हम भारत रत्न की बात करें उसके बाद। ये 3 टाइप के होते हैं। अगर इनका हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें तो सबसे टॉप पे होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। जिस भी व्यक्ति को ये अवार्ड मिलता है तो वो इस प्रीफिक्स और सफिक्स के रूप में नहीं यूज कर सकता। जैसे आपका नाम मोहन है तो आप ऐसे नहीं कर सकते पद्म भूषण मोहन, ऐसे आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है जो पार्ट 3 में मेंशन है संविधान के, उसके आर्टिकल में 18 में बेसिकली मेंशन है कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। पद्म अवार्ड्स कमेटी एक होती है जिसको एनुअली प्राइम मिनिस्टर कंस्टिट्यूट करते हैं। ये कमेटी रिकमेंड करती है कि किन व्यक्तियों को पद्म अवार्ड्स दिए जाएंगे। इंडिया में बात करें तो अभी तक 2 बार इस अवार्ड को नहीं दिया गया, सस्पेंड किया था। एक 1978 और 79 के टाइम पे और एक 1993 से लेकर 97 तक। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले, हालांकि वनडे एग्जाम में तो चांसेस कम है, लेकिन PCS के एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि पद्म अवार्ड्स जो है जब से कॉन्स्टिट्यूट हुआ रेगुलरली दिया जा रहा है, नहीं, 2 बार ये सस्पेंड हुआ है। एडवांस केमिस्ट्री सेल, ये बेसिकली एक एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा ऐसी सेल्स बनाई जाती हैं, बैटरीज बनाई जाती हैं ताकि अधिक से अधिक जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको स्टोर किया जा सके इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल और केमिकल फॉर्म में। जैसे लिथियम आयन बैटरी है, जब हम इसको चार्ज करते हैं तो हम बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब जाती है बैटरी में तो वो केमिकल रूप से स्टोर हो जाती है, और जब हम अपना मोबाइल ऑन करते हैं तो वो केमिकल जो एनर्जी स्टोर हुई थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, वो वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है एडवांस केमिस्ट्री सेल का। अब इसका फ़ायदा क्या है,
बेसिकली हमको तो ऐसा है नहीं कि जैसे विंटर में जो है ज़्यादा ज़रूरी होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ज़्यादा कंजम्पशन होता है। हीटर के जैसे इलेक्ट्रिसिटी वो, हाँ, और दिन के टाइम पे कम होता है। तो ऐसे केसेस में जो एक्स्ट्रा सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है ना, उसको स्टोर किया जाएगा, और ताकि जब ज़्यादा यूज हो तो उसको जो है सप्लाई किया जा सके। जैसे लिथियम आयन बैटरी, सोडियम आयन बैटरी, सॉलिड स्टेट बैटरी, दीज आर दी सम फॉर्म्स ऑफ एडवांस केमिस्ट्री सेल। पालेर्मो प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट, सप्रेस एंड पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन। अब देखिए यहाँ पे अगर आप जो फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 23 है एंड 24, ये किससे बात करता है कि प्रोविजन ऑन ट्रैफिकिंग एंड बॉन्डेड लेबर। आर्टिकल 24 बात करता है कि हम बच्चों से काम नहीं कराएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आर्टिकल 23 के बारे में डिस्कस है। पलेर्मो प्रोटोकॉल इससे संबंधित है कि किसी भी व्यक्ति के ट्रैफिकिंग नहीं किया जाएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वुमेन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग से संबंधित है कि उसको कैसे सप्रेस किया जाए। इसको 2000 में अडॉप्टेड किया गया था हर कंट्री के द्वारा, और ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम। आप सुनते होंगे कि किडनैपिंग हो गई, तो वो बेसिकली उन सबको रोकने के लिए। हलवा सेरेमनी, जब बजट फॉर्म होता है, आप जानते हैं कि 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए जो है बजट तो पहले बनेगा तभी तो प्रेजेंट होगा। तो जब बजट फॉर्म हो गया, बजट मान लीजिए 3-4 दिन पहले बजट बन गया, कंप्लीट हो गया, तो अगर बजट से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है अगर लीक हो गई तो मार्केट क्रैश डाउन हो जाएगा। और अगर आपने कभी पढ़ा होगा अच्छे से तो आप जानते होंगे कि एक बार हमारा बजट लीक भी हो चुका है, जिसके कारण बजट मार्केट का क्रैश होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए हलवा सेरेमनी सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें बेसिकली जो भी एम्प्लॉय इन्वॉल्व होते हैं बजट को प्रिपरेशन में, उन एम्प्लॉय को जो हमारा मिनिस्ट्री है नॉर्थ ब्लॉक का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वहाँ पे उन ऑफिशियल्स को एक तरह से लॉक कर दिया जाता है ताकि वो बाहर जाके इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज ना करें। और फिर जब बजट बनेगा फिर एक हलवा बनता है, सब लोग खाते पीते हैं, मौज मस्ती होता है बेसिकली। तो उसी को बोल रहे हैं कि हलवा सेरेमनी। और इसका मेन पर्पज़ क्या है? प्रिवेंट बजट लीकेज। और ये सिम्बलाइज किस चीज़ को करता है? कॉन्फिडेंशियलिटी एंड टीम वर्क। जो बजट का फॉर्मेशन होता है, अगर आप संविधान का आर्टिकल 112 पढ़ेंगे ना, तो इस बजट वर्ड आपको किसी भी आर्टिकल में नहीं मिलेगा। पूरा संविधान आप पढ़ डालेंगे, आपको बजट वर्ड नहीं मिलेगा। आपको आर्टिकल 112 में मिलेगा कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हर साल प्रेसिडेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ले डाउन करें, मतलब वो कॉज करें कि जिसके कारण बजट जो है ले डाउन हो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द पार्लियामेंट। अब बजट 2-3 टाइप के होते हैं। एक सरप्लस बजट होगा जिसमें गवर्नमेंट का रिसीट ज़्यादा होगा कंपेयर टू दी एक्सपेंडिचर। और डेफिसिट बजट, खर्चा ज़्यादा है कमाई कम है। अब बैलेंस बजट, खर्चा और कमाई दोनों बराबर है। अब देखिए, अगर बजट रिसीट की बात करें या बजट एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये 2 टाइप का होता है। रिवेन्यू नेचर का होगा, कैपिटल नेचर का होगा। तो बजट रिसीट में रिवेन्यू रिसीट जो होते हैं, इनके कारण गवर्नमेंट की ना तो लाइबिलिटी क्रिएट होती है, ना तो एसेट रिड्यूस होता है। जैसे टैक्स रिवेन्यू, अब गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स मिला, ये तो गवर्नमेंट की वो है ना। ऐसा तो है ना कि आपने टैक्स दे दिया तो गवर्नमेंट के एसेट बढ़ गए या एसेट कम हो गया, ऐसा तो होता नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्स रिवेन्यू जैसे डिविडेंड, इंटरेस्ट, फीस एंड फाइन्स, एक्सटर्नल ग्रांट्स, दीज फॉर्म रिवेन्यू रिसीट्स। और ये बार बार मिलते हैं, हर साल गवर्नमेंट को मिलेंगे, रिकरिंग नेचर के होते हैं। तो रिवेन्यू रिसीट बेसिकली रिकरिंग नेचर के होते हैं। और जो कैपिटल रिसीट होगा, ये आपका लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा और एसेट को रिड्यूस करेगा। आपको ये पता होना, लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा। मान लीजिए आपके पास उधारी बढ़ जाएगी और आपका एसेट कम हो जाएगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोरोइंग कर ली, अब फॉरेन कंट्री से बोरोइंग की तो उसको वापस करना है ना, तो वो क्या हो गई, लाइबिलिटी तो इंक्रीज हो गई ना गवर्नमेंट की। और जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, अब इस केस में देखिए, तो इस केस में गवर्नमेंट ने क्या किया, मान लीजिए पीएसयू है गवर्नमेंट के पास, ये तो एसेट है गवर्नमेंट का, इसको गवर्नमेंट ने बेच दिया। जब सेल कर देगी गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट का एसेट क्या हुआ, रिड्यूस हो गया ना। तो ये भी आपका क्या होगा, कैपिटल रिसीट्स होगा। रिकवरी ऑफ लोन्स,
दीज फॉर्म्स कैपिटल रिसीट्स। आपको बेसिकली एग्जाम में पूछ सकता है, मतलब दे देगा ऑप्शन कि बीच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कैपिटल रिसीट्स, इस टाइप के देगा। फिर आपको 1 2 3 3 4 करके ऐसे कर दे देगा, फिर आप उसी में करते रहिए। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, मतलब रिकरिंग नेचर के, जैसे आपकी जॉब लगेगी तो आपको हर मंथली सैलरी मिलेगी ना, तो ये रिकरिंग नेचर का होगा ना, तो ये गवर्नमेंट का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। यहाँ पे कोई भी एसेट का क्रिएशन नहीं होगा, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी। जैसे इंटरेस्ट पेमेंट, अब गवर्नमेंट को जो लोन ली गई गवर्नमेंट, तो उस पर इंटरेस्ट तो बार बार आएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि एक बार इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने पेमेंट कर दी तो दोबारा इंटरेस्ट नहीं आएगा। जैसे आप बैंक से लोन लीजिए तो आपके लिए क्या हुआ, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया जब आप उसका इंटरेस्ट पे करेंगे। सब्सिडीज़, पेंशन, वेलफेयर स्कीम। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो ये एसेट को क्रिएट करता है और लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो, जो लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा आप कोई एसेट क्रिएट करिए जो आपका लॉन्ग टर्म चले। जैसे आपने बिल्डिंग बनवा दी, स्कूल बनवा दी, तो ये आपका कैपिटल एसेट हो गया ना। आपकी जो ज़मीन है वो भी आपका कैपिटल एसेट है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, वही स्कूल आप बनवा रहे हैं जो, लोन रिपेमेंट, दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ग्रंथ कुटीर, ये बेसिकली मैन्यूस्क्रिप्ट रिपोजिटरी है राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन में अभी आप जाएंगे तो वहाँ आपको एक लाइब्रेरी टाइप मिलेगी। वहाँ पे जो 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं ना, उनसे संबंधित जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वहाँ पे रखी हुई हैं। और ये दर्शाता है कि इंडिया का जो क्लासिकल लिटरेरी हेरिटेज है उसको ये डिनोट करता है कि कितना रिच था। इसमें 11 क्लासिकल लैंग्वेज तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज एंड बंगाली हैं। इसमें से अगर आप पाली और प्राकृतिक लैंग्वेज को छोड़ दीजिए, इन दोनों लैंग्वेज को, तो बाकी जितनी भी लैंग्वेज हैं, ये जो हमारा 8th शेड्यूल है, ये 7th शेड्यूल नहीं है, 8th शेड्यूल है लैंग्वेज का, उसमें मेंशन है। 8th शेड्यूल में टोटल कितनी लैंग्वेज हैं, 22 है, ये हमने पढ़ ली है। सीताकांत मोहपात्रा कमेटी एक बनी थी और एक अशोक पहवा कमेटी। इन दोनों कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि अगर किसी भी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में ऐड करना है तो उसके लिए एक क्राइटेरिया ऐड किया जाए। एमिशन इंटेंसिटी इज इक्वल टू टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन डिवाइडेड बाय जीडीपी। यानी अगर किसी कंट्री की जीडीपी 10% बढ़ रही है तो उसके उस 10% को बढ़ाने के लिए टोटल कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ है। क्योंकि जो जीडीपी है बेसिकली क्या है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। तो अगर आप गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए ग्रीन हाउस गैस का एमिशन तो होगा ना। जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो अगर आपने थर्मल पावर प्लांट है तो वहाँ से CO2 रिलीज होगा, वो भी ग्रीन हाउस गैस है। तो वही यहाँ बात की, जितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ जीडीपी, वो आपका एमिशन इंटेंसिटी डिनोट करता है। तो अगर आपको किसी भी इकोनॉमी का एमिशन इंटेंसिटी पता है तो आप बता सकते हैं कि वो इकोनॉमी कितना एफिशिएंट है इन द रिस्पेक्ट ऑफ कार्बन एफिशिएंसी। इंडिया का टारगेट है कि जो हमारा एमिशन इंटेंसिटी है जीडीपी का, इसको हम 45% नीचे ला देंगे 2045 लेवल, 2005 वाले लेवल से बाय 2030। यानी 2005 में अगर जितना भी लेवल मान लीजिए यक्स था तो हम 2030 तक इस लेवल को यक्स इंटू कितना कर देंगे, 55/100 कर देंगे, यानी 55% रिड्यूस कर देंगे, 45%। इकोसाइड इज ए बेसिकली लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। तो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो भी डिस्ट्रक्शन होता है नेचर का, उसको बोला जाता है इकोसाइड, जब ये लार्ज स्केल पे हो। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये आप न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं कि डेली ईडी ने यहाँ छापा मारा, वहाँ मारा, तो आपको ईडी के बारे में पता होना चाहिए। ईडी की स्थापना 1956 में हुई थी। ये अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत ये स्थापित हुआ है ये बॉडी। और ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम है कि ये जो 3 लॉ है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018, इन तीनों एक्ट से संबंधित अगर कोई भी व्यक्ति वायलेशन कर रहा है तो उसको पकड़ना, जांच पड़ताल करना, फिर उसके लिए उसको कोर्ट में पेशी करना। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जैसा कि आप नाम देख रहे होंगे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स, आपको लग रहा होगा कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये रेयर हैं अर्थ पे, लेकिन ऐसा नहीं होता।
ये बेसिकली 17 मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, जिसमें 15 लैंथेनाइड्स हैं। जब आप पीरियोडिक टेबल्स देखेंगे उसमें 15 लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स हैं और 2 एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम एंड एट्रियम। ये टोटल 17 एलिमेंट्स मिलके रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये रेयर नहीं है अर्थ पे, लेकिन जब ये जो हमारे नेचर में ये हैं, ये डिस्पर्स हैं, मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट में यहाँ वहाँ डिस्पर्स हैं, तो इनका एक्सट्रैक्शन बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत कॉस्टली भी है, इकोनॉमिकली रूप से भी कॉस्टली है। इसीलिए तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का डिमांड बहुत ज़्यादा है और बहुत कॉस्टली भी है। इनकी मैग्नेटिक, ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये बहुत यूनिक होती हैं कंपेयर टू दी अदर एलिमेंट्स। इनका यूज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के जो बैटरी है, विंड टर्बाइन, मोबाइल्स फ़ोन, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि डिफरेंट कंट्री जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट प्लान्स ला रही हैं ताकि अधिक से अधिक एक्सट्रैक्शन किया जा सके, क्योंकि जो हमारा फ्यूचर टेक्नोलॉजी है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स से ड्राइव होगा। और एक आप सुनते होंगे क्रिटिकल मिनरल्स, ये बेसिकली जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी में इंक्लूड होते हैं। लेकिन जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं इसमें आपके लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट इंक्लूड्स होते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि बेसिकली जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, टोटल 17 ही है। लेकिन जो आपका क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसका जो डोमेन एरिया है वो ज़्यादा है। तो आप बोल सकते हैं ऑल रेयर अर्थ एलिमेंट्स कैन बी क्रिटिकल। क्रिटिकल तो हो सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन तो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। लेकिन ऑल क्रिटिकल मिनरल्स आर नॉट रेयर अर्थ। लिथियम क्या आपका रेयर अर्थ एलिमेंट्स है? नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया यहाँ 17 ही एलिमेंट्स हैं केवल। इंडिया में इंडियन एक PSU है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो बेसिकली रेयर अर्थ एलिमेंट से संबंधित एक्सट्रैक्शन और उसकी रिसर्च देखती है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, आप समझिए कि जैसे हम कोई भी कंपोनेंट्स बनाते हैं, मान लीजिए आपने बिस्किट आपको बनाना है, ठीक है, हम बिस्किट से एग्जांपल लेते हैं क्योंकि आप लोग इसको बेसिकली खाते भी खूब है ना। तो बिस्किट लीजिए, अब बिस्किट के लिए आपको यहाँ पे रॉ इंग्रेडिएंट्स लगाना पड़ेगा ना, रॉ इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे तभी तो बिस्किट बनेगा। अब ये जो रॉ इंग्रेडिएंट्स है इस पर भी तो टैक्स लगता है। तो ये इनपुट जो आप रॉ मटेरियल बेसिकली यूज कर रहे हैं इस पे जो टैक्स लगेगा इसको बोलेंगे इनपुट टैक्स। और अभी ये बिस्किट को मार्केट में आपको बेचा जाएगा, हमको आपको, ठीक है, तो इस पे भी कुछ टैक्स लगेगा, तो इसको बोलेंगे आउटपुट टैक्स रेट बोल दीजिए। तो बेसिकली इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि रॉ इंग्रेडिएंट्स जो फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज किया जा रहा है उसमें टैक्स ज़्यादा है कंपेयर टू दी आउटपुट टैक्स। यहाँ पे टैक्स मान लीजिए 10% है और यहाँ पे 15% है। तो इससे क्या होगा कि जो इंडस्ट्री या मान लीजिए कोई कंट्री कोई किसी सामान को, जैसे मैं मान लीजिए इंडिया किसी सामान को दूसरे कंट्री से रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर रही है, अब वहाँ से मान लीजिए रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करे 15% टैक्स देना है, लेकिन अगर वही फाइनल प्रोडक्ट को इंपोर्ट करे तो उस पर 10% देना है। तो गवर्नमेंट क्या प्रेफर करेगी? कई कंट्री, अगर जो गवर्नमेंट बेवकूफ़ है वो क्या कर लेगी, वो बस यही करेंगे बेसिकली कि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको कर लेंगे। लेकिन समझदार लोग क्या करेंगे, समझदार कंट्री क्या करेगी, वो रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल से कंट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बूस्ट होगी, क्योंकि डिपेंडेंसी हमको लॉन्ग टर्म पे जो है क्या करती है, पीछे की तरफ ले जाती है। यहाँ पे मैंने उल्टा बता दिया है, आउटपुट टैक्स जो है 10% रहेगा, इनपुट टैक्स 15% रहेगा, इसको ध्यान दीजिए। देखिएगा, टैक्स रेट ऑन इनपुट्स ऑफ रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स यूज टू मेक अ प्रोडक्ट इज हायर देन द टैक्स रेट ऑन द फाइनल प्रोडक्ट, यही बात की गई है। और इसका इफेक्ट क्या होता है, रिफंड बर्डन ऑन गवर्नमेंट आ जाता है, गवर्नमेंट को भी रिफंड देना पड़ता है, वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज हो जाता है। ये टेक्सटाइल सेक्टर में देखने को मिलता है, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको देखने को मिलेंगी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा डिसइन्वेस्टमेंट, वहाँ पे गवर्नमेंट जो भी अपनी गवर्नमेंट की कंपनी है उसकी हिस्सेदारी गवर्नमेंट बेच देती है। लेकिन नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में गवर्नमेंट क्या करती है कि जो गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग ब्राउन फील्ड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स हैं उसका प्राइवेटाइजेशन तो नहीं करती और ऑनरशिप भी गवर्नमेंट के पास रहेगी, लेकिन वो प्राइवेट प्लेयर को गवर्नमेंट दे देगी लीज पे कुछ टाइम पीरियड के लिए।
जैसे रोड हो गया, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पावर ट्रांसमिशन, वेयर हाउसिंग, टेलीकॉम। ये जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो कि गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट लीज पे दे देगी। और इसके 3 मॉडल्स हैं बेसिकली नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के। एक है टीओटी मॉडल, जिसको टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र, यानी पहले गवर्नमेंट लीज पे देगी, फिर वो जो आदमी लीज पे लेगा, जो भी इंडिविजुअल या कंपनी, उसको ऑपरेट करेगी, फिर उसके बाद जो पीरियड ओवर हो जाएगा तो उसको ट्रांसफ़र कर देगी। इसमें प्राइवेट जो प्लेयर होते हैं एक अप फ्रंट लमसम अमाउंट पे करते हैं, यानी कोई गवर्नमेंट एक एस्टिमेट करती है कि हाँ ये मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका इतना, ये अगर 10 साल के लिए दे रहा हूँ, 10 साल में मैं इतना रिवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ, आप 10 साल में इतना दीजिए मुझे, फिर आप इसको ले लीजिए। और उसके बाद प्राइवेट प्लेयर अगर अप फ्रंट लमसम अमाउंट पे कर देते हैं तो उनको राइट टू ऑपरेट और कलेक्ट टोल का राइट मिल जाता है फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, जो कि एग्रीमेंट में मेंशन होता है। ये बेसिकली नेशनल हाईवे के केस में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यूज किया जाता है। लेकिन इसके चैलेंजेस क्या हैं कि इसमें जो अप फ्रंट पेमेंट होता है ना, बहुत लार्ज अमाउंट होता है, जिसके कारण जो नंबर ऑफ बिडर्स होते हैं उनका पार्टिसिपेशन कम होता है। और एक ये भी हो सकता है कि जो ट्रैफिक का एस्टिमेशन है वो भी रॉन्ग हो, ओवर एस्टिमेशन हो जाए। और इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल का डोमिनेंस भी देखा जाता है। और दूसरा मॉडल है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये बेसिकली म्यूचुअल फंड मॉडल पे काम करता है, जिसको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। इसमें बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफ़र कर देती है। फिर ये कंपनी क्या करती है, इसको स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में बांट देती है, मतलब ऑन पेपर नॉट इन रियलिटी, पेपर में बांट देगी उसकी वैल्यू को, और फिर इसको जो है डिफरेंट इन्वेस्टर को इशू कर देगी और उनसे जो है पैसा रेज कर लेगी। फिर यही पैसा तो गवर्नमेंट को देना है ना, तब फिर इसको रन करेगी। जब इसको प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में से डिविडेंड, इंटरेस्ट, रिटर्न ऑफ कैपिटल जो भी होगा चीज़ें इन्वेस्टर को देगी। और इसके रेवेन्यू सोर्सेज क्या होंगे, टोल, टैरिफ, यूजर चार्जेस हो गए। और तीसरा मॉडल है टोल सिक्योरिटाइजेशन मॉडल। इसमें क्या होता है कि जो फ्यूचर टोल रेवेन्यू होता है उसको सिक्योरिटी के रूप में जमा कर दिया जाता है और बॉन्ड इशू किया जाता है इन्वेस्टर को, और उसके बाद जो भी पैसा फ्यूचर में आता है उसको जो है रिपेमेंट किया जाता है इन्वेस्टर को। और ये तब यूज किया जाता है इस मेथड को, टोल सिक्योरिटाइजेशन मॉडल, जब गवर्नमेंट्स ये चाहती है कि लिक्विडिटी जो है मार्केट में बढ़े विदाउट लॉन्ग टर्म कंसेशन ट्रांसफ़र। तो दोस्तों आज का लेक्चर अब यहीं समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर कल मिलते हैं सुबह, फिर कुछ नई चीज़ों के साथ। आशा करता हूँ आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। जो भी कमियां हो बताइए। देखिए इस जो ये इनिशिएटिव है इसका मेन यही टारगेट है कि अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तब आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, आप ईयरफोन लगाइए कान में और लेक्चर को आप कहीं बस में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप इसको 35-40 मिनट का लेक्चर है, आप इसको डेली देखिए। डेली सुबह ये टाइम से आ ही जा रहा है, आप देखिए आपका देखिए रिवीजन होता जाएगा। क्योंकि कंपटीशन में रिवीजन अगर आपने नहीं किया, बहुत चीज़ें पढ़ ली ना, कोई मतलब नहीं है। और यहाँ से आपको मैं जब कोई भी एग्जाम होगा ना, जैसे अभी यूपी पीसीएस का होने वाला है, जब होगा ना मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। एसएससी आपको सीजीएल में दिखा देंगे, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ पे इस आपको फ़ायदा होगा ये मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों लेक्चर को फिर यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।